Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of November 2020. तो 2 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी हैव स्टार्टेड द सी सैट सीरीज. सी सैट का पूरा कोर्स हमने स्टार्ट किया है. जितना भी मैथमेटिकल्स, आपका बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो पूरा आपका कंप्लीट किया जाएगा. अलॉन्ग विद दैट आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी पूरे सॉल्व किए जाएंगे. सो द एजुकेटर विल मेक श्योर कि आपका जितना भी समझ लिया 75% ऑफ द सी सैट कोर्स जो बेसिकली कंप्राइज होता है LR, मैथमेटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और जितने भी रिलेशन टाइप, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इस पोर्शन से रिलेटेड, वो सारा एजुकेटर विल मेक श्योर दैट कि आपका पूरा कवर हो जाए पूरा पार्ट. ठीक है ना. तो 18 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी. रजिस्ट्रेशन की लिंक नीचे है. मैं आपको नीचे पेज की लिंक दे देता हूँ जहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स और क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सारा बताया गया है. सो यू कैन ज्वाइन द सीरीज. बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मीनियल उसका चार्जेस रखा गया है सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन. कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको, है ना. नॉट लाइक सम बिग कोचिंग ऑल, इस तरह से बिल्कुल ऐसा रेट नहीं रखा गया. तो यू कैन ज्वाइन अस देयर. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करना है. पहला सवाल जो है, ये आज के मैंने जो क्वेश्चन उठाए वो ज्योग्राफी से उठाए हैं. पहला सवाल जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर कॉन्ड्यूसिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस कॉन्ड्यूसिव हैं. पहला स्टेटमेंट है लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर. दूसरा है लार्ज वैल्यू ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. तीसरा है इनफ्लो ऑफ एयर एट अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर. सो इसका करेक्ट आंसर जो है 1 and 2 ओनली है. तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि एक्चुअली इनफ्लो ऑफ एयर नहीं चाहिए, आउटफ्लो ऑफ अपर, जो अपर एयर डाइवर्जेंस चाहिए रहता है, कन्वर्जेंस नहीं चाहिए रहता है, अपर एयर डाइवर्जेंस चाहिए रहता है. मैंने कई बार आपको पढ़ाया है. उसी को दूसरी तरीके से लिख रहे हैं, इनफ्लो ऑफ एयर एट द अपर लेवल और आउटफ्लो. तो हमको आउटफ्लो चाहिए ना कि इनफ्लो चाहिए. तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेकेंडरी सर्कुलेशन इन एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ. सेकेंडरी सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट जो है पोलर ईस्टर्लीज, टेम्परेट साइक्लोन्स, माउंटेन विंड्स, मॉनसून, सी ब्रीजेस. तो एक्चुअली में सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर आपका टेम्परेट साइक्लोन्स और मॉनसून आता है. तो 2 and 4 विल बी द आंसर फॉर सेकेंडरी सर्कुलेशन. ठीक है ना. प्राइमरी सर्कुलेशन में आपका प्लेनेटरी विंड्स, पोलर ईस्टर्लीज, ये सब आते हैं. सेकेंडरी सर्कुलेशन में साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, मानसून ही आता है. और जो बाकी आपका ये सी ब्रीजेस एंड ऑल है, ये आपकी टर्शरी विंड्स में आती है. ठीक है. तो प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन एंड टर्शरी विंड्स या सर्कुलेशन ये भी कहा जाता है. ठीक है ना. दैट वाज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज the Arabian Sea branch of monsoon is much more powerful than the Bay of Bengal branch because. तो ये क्वेश्चन NCERT से उठाया गया है. अरेबियन सी ब्रांच जो है मानसून की बहुत ज्यादा पावरफुल है देन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बिकॉज ऑफ. ए ऑप्शन है अरेबियन सी इज लार्जर देन द बे ऑफ बंगाल. B is entire Arabian Sea current advances towards India whereas only a part of Bay of Bengal current enters India. Both A and B या none of the above. तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी. दोनों ही रीजन सही है. अरेबियन सी इज लार्जर देन द बे ऑफ बंगाल एंड दूसरा है इंटायर अरेबियन सी करंट एडवांसेस टुवर्ड्स इंडिया वेयर एज ओनली पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल करंट एंटर्स इंडिया. अब आज जो मैप ऑफ द डे है उसमें मैंने बांग्लादेश का मैप उठाया है. बांग्लादेश का एक आपका पॉलिटिकल मैप प्लस बांग्लादेश का थोड़ा मैं आपको फिजिकल मैप भी बताऊंगा. दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा. ठीक है ना. तो अगर बांग्लादेश का हम पॉलिटिकल मैप देखें तो मैं उसको आपके उसके प्रोविंसेस आपको रीजन दिखाना चाहता हूं. सबसे ऊपर आपको रंगपुर दिख रहा होगा, जो ये वॉयलेट में है, रंगपुर सबसे ऊपर है. ठीक है ना. फिर उसके बीच नीचे आपको राजशाही दिख रहा होगा. ये अलग अलग पार्ट्स हैं, तो आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कौन सा पार्ट कहां पर है. सबसे ऊपर रंगपुर है, फिर राजशाही है, बीच वाला जो येलोइश पोर्शन है वो ढाका का है, फिर सिलहट आपका इधर साइड आता है. देन आपका नीचे खुलना, जो खुलना की एक हमारे पास रोड भी है जहां पे हमने वो बनाया है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी है. फिर बरिसाल आपको दिख रहा होगा, बरिसाल इज देयर, है ना. और लास्ट में चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट, जो लोअर एलिवेशन वाले रीजन है, चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट वो नीचे वाला पोर्शन है. तो चिट्टगोंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. चिट्टगोंग हिल ट्रैक्ट वाला रीजन कहां पर है? वो नीचे वाला पोर्शन है आपका, सीधे ग्रीन वाला पोर्शन. ठीक है ना. मैप में अगर मैं वही चीज आपको दिखाऊं यहाँ पे फिजिकल मैप में, तो इधर आपको दिख रहा होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, दिख रही है ब्रह्मपुत्र रिवर. और जब इंटर करके आती है तो वहां पे जमुना बन जाती है. ठीक है ना. देखो जमुना बन गई है. तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर करके आ रही है, फिर जमुना के रूप में. और इधर साइड देखो जमुना उसमें मिली हुई है,
फिर नीचे इधर साइड गैंजीज आ रही है, तो गैंजीज आके मिल रही है, और इसके बाद मेघना रिवर सिस्टम, नीचे आपको मेघना रिवर सिस्टम दिख रहा होगा। तो बांग्लादेश के अंदर बेसिकली मेघना रिवर सिस्टम बनता है। खुलना दिख रहा है, राजशाही, रंगपुर, सिलहट, और ये चिट्टगांग हिल ट्रैक वाला रीजन जो मैं कॉक्स बाजार, जो आपका कॉक्स बाजार फेमस एरिया है बांग्लादेश का, कॉक्स बाजार, वो देखो चिट्टगांग के नीचे वाले, सबसे नीचे वाले पोर्शन में दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा न्यू मूर आइलैंड। तो न्यू मूर आइलैंड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है न्यू मूर आइलैंड का, तो ये भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड आइलैंड है न्यू मूर आइलैंड भी एक तरीके से, है ना। भाषण 4 मैंने इसको बताया भी था आपको, इसको BHASAN भाषण 4 आइलैंड बोलते हैं, न्यू मूर आइलैंड, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको मैप मैंने दिखाया बांग्लादेश का। बांग्लादेश भी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी फ्रांस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना, मैंने कल भी बताया था कि एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं वो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में चल रहे हैं, उसमें से बांग्लादेश एक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, पैलेस्टीनियन टेरिटरी, इन सब जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द फ्रांस गवर्नमेंट, ओके, फ्रांस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। फिर मैंने मैप ऑफ द डे में आपको बांग्लादेश का मैप दिखाया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, कुछ आपको समझ में आया होगा। अब आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। जीएसटी इनफ्लोस क्रॉसेस 1 लाख करोड़ इन अक्टूबर। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि साइंस ऑफ रिकवरी आना शुरू हो गए हैं, एंड अब जो है, जो ट्रेंड में सस्टेनेबिलिटी हो सकता है, और जो इंडिया का जो जीडीपी था वो कम हो रहा था, वो सारी चीजें अब बढ़ने की संभावना है। तो इट इज ऑन द रिबाउंड, द इकोनॉमी इज ऑन द रिबाउंड, एंड 1 लाख करोड़ का कलेक्शन जो है वो 8-9 महीने बाद दोबारा पार हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन दैट हैज बीन शोन बाय द इकोनॉमी ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये आपको जस्ट न्यूज के हिसाब से मैंने बताया कि पता रहना चाहिए आपको। लोकल विजिटर्स फिल टूरिस्ट प्लेस इन काजीरंगा। काजीरंगा आप सबको पता है फेमस किस लिए है काजीरंगा, 1 हॉर्न्ड राइनोसरस, सिंगल हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है। अब इसमें क्या होता है, काजीरंगा के ऊपर पैंडेमिक का बहुत बुरा असर पड़ा था। इनफैक्ट अगर आपको कभी पैंडेमिक का असर लिखने के लिए आए तो आप उसमें ये नेशनल पार्क्स और टेरिटरीज को भी ऐड करिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब जो है जो विजिटर्स के ऊपर ही सस्टेन करते हैं, मतलब विजिटर्स जब आते हैं, टिकट खरीदते हैं, देखते हैं, उसके बाद जो पैसा मिलता है उसी से इनका मैनेजमेंट चलता है। लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे ऐसा नहीं हो पाया। पैंडेमिक के टाइम पे क्या दिक्कत थी कि लोग आ नहीं रहे थे, और जो लोग नहीं आएंगे तो उनको बहुत ज्यादा कलेक्शन की प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए भी बीच में मैंने बताया था कि वहां पे स्कीम भी चलाई गई थी कि जो लोग इस तरह से नेचर से प्यार करते हैं वो कलेक्शन कर सकते हैं, दे सकते हैं ना, वो अडॉप्ट नेशनल पार्क, अडॉप्ट एन एनिमल, अलग अलग प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपको। और असम वाला रीजन है, वहां पर ये लाई करता है, ठीक है। और द KNPTR इज द वर्ल्ड सेफेस्ट एड्रेस फॉर 1 हॉर्न राइनोसरस, ये भी याद रखिएगा। 1 हॉर्न राइनोसरस का वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एड्रेस है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। तो इट इज अ नेशनल पार्क एज वेल एज अ टाइगर रिजर्व, तो ये भी याद रखेगा ना। ऐसा भी आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी पूछ सकता है कि ये नेशनल पार्क तो है लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं है ना, तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। एडिटोरियल में आते हैं। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह है द शिफ्टिंग ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बहुत अच्छा एडिटोरियल है। इसके बाद न्यूज एनालिसिस में बहुत सारी न्यूज आइटम्स हैं जो कि मैं अलग से, आपको पता ही है कि वेबसाइट में देता हूं, तो मैं आपको सारी बताऊंगा। सबसे पहले द शिफ्टिंग ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट राइटर फॉर द हिंदू MK नारायणन द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। इसमें बेसिकली इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें किस तरीके से चेंज आया है और किस तरीके से हमारी प्रायोरिटीज, हमारे जो एसोसिएशंस हैं वो चेंज हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि अभी रिसेंटली हुआ 3rd इंडिया और यूएसए का 2+2 डायलॉग, इंडिया यूएसए 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग सबसे पहला, अभी तीसरा हुआ है ना। और इसमें क्या हुआ कि डिफेंस सेक्रेटरी जो थे और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, ये सब लोग मिले आपस में। उसके बाद कुछ अच्छे एग्रीमेंट्स पे साइन किया गया, जैसे बेका, हमने बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इट वाज द 4th फाउंडेशनल एग्रीमेंट, 4th फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में साइन किया गया। इसके पहले GSOMIA यानी कि जियो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने साइन किया होता। लेमोआ हमने साइन किया था 2016 में, और GSOMIA 2002 में साइन किया था। कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमने 2018 में साइन किया था। तो ऑथर ने कहा कि हमने सारे ही डिफेंस के जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो साइन कर लिए हैं। बेका जो है वो जियो स्पेशल कम्युनिकेशन के लिए है, जिसमें आपका कि जो आपका मैप है, जो आपका GPS सिस्टम है, जो आपकी सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो दोनों एक्सचेंज किए जाएंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी, सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी। ये सारी चीजें अलग अलग डिफेंस फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू होगी। ऑथर ने कहा है कि ये एडवांटेज तो है बट एट अ प्राइस, दिस इज एन एडवांटेज बट एट अ प्राइस। अब ऑथर ने क्यों बोला है कि ये एडवांटेज तो है लेकिन इसकी एक प्राइस है, क्योंकि देखो
पहली चीज तो ये कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूएसए, यू विल गेट सम सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूएसए, बट ऑन द सेम एट द सेम प्रोसेस यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। आपको इंफॉर्मेशन देनी भी पड़ेगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि इट इज अ वन वे प्रोसेस तो नहीं है। तो इट इज कमिंग विद अ प्राइस टैग। वो प्राइस टैग है कि आप जो अभी तक बोलते थे कि वी आर डिस्टेंटिंग अवर सेल्फ, वी आर मेंटेनिंग द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, तो ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की कॉस्ट पे आएगा, क्योंकि यूएसए की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को आप इंपैक्ट नहीं कर सकते उनसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेकर के। लेकिन आपकी अगर कंट्री देखी जाए तो अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी किसी इतनी बड़ी कंट्री के सामने दे रहे हो तो आप एट अ लोअर हैंड ही रहोगे, है ना। तो वही चीज ऑथर ने बोली कि इट इज कमिंग एट अ प्राइस टैग, है ना, लेकिन उसको कंसिडरेशन में नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। दिस विल बी अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंडिया तो ये बोलता है कि ठीक है हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके जो फिर ये वाली बात है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, दीज आर जस्ट हॉलो प्रीचिंग्स, है ना। ये सिर्फ केवल हॉलो प्रीचिंग्स ही है, फिर बाकी और कुछ नहीं है। तो ऑथर ने वही चीज बोली है। नाउ इंडिया हैज साइंड ऑन द कमिंग पार्ट ऑफ वाइडर एंटी चाइना कोलिशन ऑफ द विलिंग। पहले क्या था, देखो मैं थोड़ा आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ जो ऑथर ने बताई है। अर्लियर ऑन इतना ज्यादा जो 2007 के टाइम में इतना ज्यादा इंडिया ने क्वाड ग्रुप को वेटेज नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वो कभी भी डायरेक्टली कभी एंटी चाइना कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं, ठीक है ना, कभी। इसीलिए आपने देखा कि वो एससीओ उन्होंने ज्वाइन किया था बहुत पहले से, यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपका रशिया एंड चाइना वाज द मेंबर, उसमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया था इसके पहले। एंड क्वाड ग्रुप को इतना इंपॉर्टेंस 2016 तक नहीं दिया गया था। क्वाड ग्रुप वाज नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस अप टू 2016-2017, है ना। तो वही वाली बात है कि इंडिया कभी भी इस तरीके से डायरेक्टली एंटी चाइना कैंपेनिंग में इन्वॉल्व नहीं होता था, बट नाउ दिस टाइम दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन द एंटी चाइना कैंपेनिंग। दिस में ऑल्सो गो अगेंस्ट देम। ऑथर ने कहा कि ये भी उनके अगेंस्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली 1-to-1 कन्फ्रंटेशन में आ रहे हो विद द चाइनीज। कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो यूएसए है इट कैन अफोर्ड टू बी एंटी चाइना। सिंपल सी बात यह है, ऑथर का कहना यह है कि यूएसए कैन अफोर्ड टू बी एंटी चाइना बट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी एंटी चाइना। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वी आर शेयरिंग अ डायरेक्ट बॉर्डर विद देम, है ना। वी आर शेयरिंग अ डायरेक्ट बॉर्डर विद देम। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो चाहे वो पावर के फॉर्म में हो या किसी दूसरे फॉर्म में, वी आर समवॉट ऑन अ लोअर साइड देन द चाइनीज। हम कहीं ना कहीं थोड़ा कम है चाइनीज से, है ना। सो इंडिया मस्ट एड्रेस द चैलेंजेस विद वेल प्रूफ बैलेंस। हमको बैलेंस बना के रखना चाहिए था, ना कि डायरेक्टली इस तरीके से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए था। वही चीज ऑथर ने कही कि क्वाड ग्रुपिंग, मालाबार एक्सरसाइजेस, ये सब जो है ये चाइना के साथ हमारे रिलेशंस को और ज्यादा खराब करेंगे। और कहीं ना कहीं चाइना के साथ हमारे रिलेशंस ऑलरेडी खराब थे, द रिलेशंस वर ऑलरेडी वेरी वीक। एंड यूएसए को क्या है, यूएसए इज नॉट शेयरिंग अ डायरेक्ट बॉर्डर विद देम, है ना। डायरेक्ट बॉर्डर तो हम फेस कर रहे हैं, तो सारे चैलेंजेस तो हमको फेस करने हैं। दैट इज द प्रॉब्लम देयर। अब देखो ऑथर ने यही कहा है कि हमने हमेशा से अपना एक प्रॉपर स्टैंड बना करके रखा था, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट वाला टाइम हो या वो है। कहीं ना कहीं हम कहते थे कि वी आर स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस, बट नाउ बाय साइनिंग दीज एग्रीमेंट्स, इस तरीके से इतना ज्यादा क्लोज होना विद द यूएसए, है ना, एक तरीके से आप अपने आप को यू आर गिविंग योरसेल्फ एट द हैंड्स ऑफ द यूएस। आप अपने आप को यूएस के हाथों में सौंप रहे हो एक तरीके से, है ना। सो दीज आर द इशूज विच ऑथर हैज मेंशन्ड कि आप, ठीक है, हाई ग्रेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपको देनी भी पड़ेगी। पहली तो ये प्राइस है। दूसरा, आपका जो चाइना रिलेशन है वो और ज्यादा खराब होगा। इंडिया चाइना रिलेशंस आर ऑलरेडी डिटोरेटिंग विच मे डिटोरेट फर्दर, वो और ज्यादा डिटोरेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ऑथर ने यहाँ पे बताई है। अब ऑथर ने इसके बाद ये भी बताया है कि वी आर गेटिंग इन टू द यूएस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हम यूएस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। एट द सेम टाइम both USA and China separately seem to be making inroads and influencing and enlarging their influence here. एशिया वाले रीजन में हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस घटता जा रहा है। सिंपल सी बात ऑथर ने ये बोली है कि जहां पे कभी एक ऐसा टाइम था कि म्यांमार हो गया, चाहे आपका नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, वो हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे। आज वो टाइम है कि यूएसए और चाइना, इन दोनों कंट्रीज के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हम खुद ही
यूएसए के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में श्रीलंका आ गया है, म्यांमार आ गया है, नेपाल आ गया है। तो ऑथर ने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लुएंस घटता जा रहा है एंड चाइनीज एंड यूएसए इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग है। न केवल यहाँ जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया वाले एरिया है, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का जो रीजन है, वहां पे भी हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। चाहे आप देखो कि इजराइल के साथ हम थोड़ा स्लैक कर गए, मतलब हम उतने में ही खुश हो गए जितना हमने रिलेशन बनाया और उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं की। दूसरी चीज, यूएई के साथ हमने बहुत ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की, उनके मार्केट्स को पूरा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की है। प्लस ईरान के साथ हमने गलती कर दी। इन द केस ऑफ ईरान ऑल्सो, जैसे ही उनके ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए, वी ब्रोक ऑल आवर टाइज फ्रॉम ईरान। सो कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसीज थी वो यूएसए को देख करके चेंज होती नहीं, एंड दैट इज द रीजन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। वो भी हमारी प्रॉब्लम्स का कारण भी बन गया। ना केवल यहां पे, अफगानिस्तान के केस में भी आप देख लो ना, अफगानिस्तान के केस में हमने बोला कि हम तालिबान से कोई बात नहीं करेंगे। व्हेन वी गेव अ क्लियर कट स्टैंड दैट वी विल नॉट बी टॉकिंग विद तालिबान, व्हाट हैपेंड इज दैट वी वर कट आउट फ्रॉम द अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। हमको अफगानिस्तान पीस प्रोसेस से कट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तालिबान इज अ मेजर पार्टनर नाउ। तालिबान उनका एक बहुत बड़ी पार्टी है इस पूरे पीस टॉक में, और आप उससे अगर बात ही नहीं करोगे तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हो कि वहां पे अफगानिस्तान में पीस प्रिवेल कर जाएगा? दैट इज द थिंग व्हाट ऑथर सेज कि आप इस तरीके से काम ही नहीं कर पाओगे। यू हैव टू इंटर इनटू निगोशिएशंस देयर एज वेल। तो इंडिया की पॉलिसीज के बारे में जो एनालिसिस है, बहुत ज्यादा क्लियर एनालिसिस है कि किस तरीके से हमने अपनी पॉलिसीज में मिडिल ईस्ट और इन कंट्रीज को वेटेज दिया। अगर दिया भी तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं किया और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, इसके अलावा ऑथर ने और चीजें बताई हैं, जैसे कि इंडिया ने अपने आप को लैटिन अमेरिकन अफ्रीकन कंट्रीज से भी थोड़ा डिस्टेंट करके रखा है। वी हैव नॉट एक्सप्लॉइटेड अवर रिलेशंस देयर एज वेल। हमने वहां पे भी अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की, है ना। एंड नाम को भी हम उतना ज्यादा प्रेफरेंस अब नहीं देते हैं। कई बार आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि नाम जो है वो अपना रिलेवेंस खोता जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन द इंडियन डिप्लोमेटिक स्फीयर, जो कि सही नहीं चल रही है। नाम का अपनी अलग वैल्यू है, नाम की अपनी एक अलग वैल्यू थी और आज भी उतना ही रिलेवेंट है। सो यू हैव टू गिव ड्यू वेटेज टू दैट ऑल्सो। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को भी आपको देना है। ऑथर ने इसके अलावा रशियन लिंक को भी एक टारगेट किया है कि रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जो कि यूएसए के आने से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रह रहे हैं। वी आर नॉट दैट क्लोजर टू रशिया, अवर रिलेशंस विद रशिया आर नॉट एज रोबस्ट जैसे कि पहले थे। ये सारी चीजें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज ऑथर बोलना चाहता है, कि कहां पर हमारी गलती हो रही है। तो दीज आर द पॉइंट्स हाईलाइटेड बाय दिस आर्टिकल, दिस एडिटोरियल। एंड ऑथर ने वही कहा है कि आपको ऐसा टाइम है कि बहुत ज्यादा एक फाइन बैलेंस बना करके चलना है विद ऑल दीज रीजंस। किसी को भी ये फील नहीं होने देना है कि वन रीजन इज मोर क्लोजर टू यू देन द अदर वन, एंड किसी को भी ये फील नहीं होने देना चाहिए कि वन रीजन इज नॉट एज क्लोज एज द अदर वन। तो यू हैव टू मेंटेन अ क्लोजर टाई विद ईच एंड एवरी नेशन, विद ईच एंड एवरी region, है ना, according to your interest, and you should also not lose your autonomy. You should also not lose your autonomy in that case. So these are the things mentioned by the author in this article. I hope you got clarity regarding that. आपको समझ में आ गया होगा। For China lose इलेक्शन, बेसिकली ये आर्टिकल सिर्फ इतना बता रहा था कि अगर चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते चाहे जो बाइडेन जीते, दोनों के केस में वो एंटी चाइना रेटोरिक, एंटी चाइना एक वो लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सेड दैट कि ये लूज है। अ सिक्योर प्लेटफॉर्म, अ सिक्योर फ्यूचर फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है प्लेटफॉर्म वर्कर्स की और गिग वर्कर्स की। अगर आपको पता हो कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 जो आया है, उसमें ये बोला गया है कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे इन ऑर्डर टू गेट द सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे कि आपका मैटरनिटी बेनिफिट, आपका रिहेबिलिटेशन अलाउंस, ये सब चीजें जो हैं, डिसेबिलिटी अलाउंस, प्रोटेक्शन, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएगी टू द प्लेटफॉर्म वर्कर्स एज वेल। ऑथर ने यहां पे बोला कि एक्चुअली एक जो प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, ये है कि दे हैव नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन द गिग वर्कर्स एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। उन्होंने एक साथ बड़े कैजुअली गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक साथ लिख दिया है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि देयर इज अ वेरी स्टार्क डिफरेंस, एंड कोविड के टाइम पे जो ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, दे हैव इम्प्रूव्ड देयर यूटिलिटी। उन्होंने वर्ल्ड को बताया कि उनकी यूटिलिटी कितनी ज्यादा है। जब कोई नहीं आ रहा था तब उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क करके आप लोगों के घर में स्विगी, जोमेटो, इन सब के ऑर्डर पहुंचाए हैं। तो बेसिकली दीज आर द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूंगा। सो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म वर्कर एंड व्हाट आर दीज गिग वर्कर्स। थोड़ा सा मुझे बता लेने दो। ओके, यहाँ पे देखो। सो गिग वर्कर्स आर इंडिपेंडेंट वर्कर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स,
कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स एंड टेम्पररी वर्कर्स। गिग वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर्स होते हैं, जो ऑन कॉल वर्कर्स होते हैं, टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, इनके बार बार चेंज होते रहते हैं ना। गिग वर्कर्स इंटर इनटू अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद ऑन डिमांड कंपनीज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंपनीज क्लाइंट, है ना। तो ऑन डिमांड कंपनीज के उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और उसके बाद वो कंपनी के क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं? दे ओन अकाउंट ओनर्स who provide paid labor services on online matching platforms। तो ऑनलाइन मैचिंग प्लेटफॉर्म्स में वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और दीज प्लेटफॉर्म्स सर्व एज इंटरमीडियरीज, प्लेटफॉर्म्स ही इंटरमीडियरी की तरह सर्व करते हैं एंड वो मैच कराते हैं, मैच करा करके किसी एक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो उस वर्कर्स को कनेक्ट करते हैं एंड ये लोग फिर उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये है बेसिकली प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग वर्कर्स कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं एक तरीके से, जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, फिर काम करते हैं। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और जब हम अपनी सर्विस के लिए किसी को सर्च करते हैं तो फिर वो जो प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है वो हमको मैच करके देता है, प्रॉपर एक व्यक्ति देता है, ठीक है ना। So this was editorial 2. I hope you got clarity regarding that as well. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। गिलगित बाल्तिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया सेज MEA। MEA का क्लियरली कहना है कि गिलगित बाल्तिस्तान जो है वो इंडिया का ही पार्ट है। अब एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हुआ ये कि आपका जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर है, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि वो गिलगित बाल्तिस्तान को एक प्रॉपर प्रोविंस बनाना चाहते हैं पाकिस्तान का, है ना, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि वो POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड टेरिटरी में आता है, पाक ऑक्यूपाइड टेरिटरी में आता है एंड वहां पर उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सो बेसिकली दैट इज द थिंग विच द ऑथर सेज कि इंडिया ने इसलिए बोला है इट्स आर टेरिटरी, ये बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट है इंडिया का, है ना। और क्लियर कट उन्होंने बोला है कि कोई और नेशन इसके ऊपर अपना अधिकार जमाए, दैट इज नॉट गुड, है ना। तो गिलगित बाल्तिस्तान इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री बाय वर्च्यू ऑफ द लीगल कंप्लीशन एंड इररिवोकेबल एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1947। तो जो एसेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का यूनियन ऑफ इंडिया इन 1947 वो इररिवोकेबल है, लीगल है एंड कंप्लीट है। तो इस तरीके से इसलिए ऑथर ने कहा है कि ये गिलगित बाल्तिस्तान जो रीजन है दैट इज वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, और कोई भी कंट्री इस पे अपना अधिकार नहीं बता सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और न्यूज में थी, लेट्स सी इन द न्यूज़पेपर ओनली, हम न्यूज़पेपर में ही देखेंगे। तो यहां पे दिख रहा होगा 3 न्यू राफेल जेट्स टू फ्लाई नॉन स्टॉप फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। एंड दूसरी जो न्यूज दिख रही है, फाइल FIRs फॉर साइबर क्राइम्स। तो ये दोनों न्यूज मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम राफेल के बारे में। तो राफेल 3 नए राफेल जेट्स फ्लाई करेंगे फ्रांस से इंडिया में, ठीक है ना। और अभी जो 5 राफेल आए थे ना, अभी इसके पहले 5 राफेल आए थे, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में। इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन नंबर 17 है जिसका नाम है गोल्डन एरोज, उसमें उन 5 एयरक्राफ्ट को रखा गया था, ठीक है ना। राफेल के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। इट्स द 4th जनरेशन फाइटर जेट, याद रखिएगा 4th जनरेशन फाइटर जेट है। मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर है, मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर है। इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक। तो इसको ग्राउंड सपोर्ट के लिए भी, इन डेप्थ स्ट्राइक के लिए भी, एंटी शिप स्ट्राइक के लिए भी यूज कर सकते हो। It is capable of carrying small nuclear weapons as well. Capable of carrying small nuclear weapons as well. Maximum weight 24,500 किलोग्राम। मैन्युफैक्चरर इसका Dassault Aviation है, Dassault Aviation is the manufacturer. लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 9500 किलोग्राम, 9500 kg का वेट ले सकता है। रेंज इज 3700 किलोमीटर, रेंज इसकी 3700 किलोमीटर है और मैक्सिमम स्पीड 1389 किलोमीटर पर आवर, 1389 किलोमीटर पर आवर इसकी रेंज है, स्पीड है। और इक्विप्ड विद प्रिसीजन गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, 30 mm GAT गन्स एंड अदर एडवांस वेपन्स। तो इसमें GIAT गन्स भी हैं। तो GIAT अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो GIAT इज अ गन, है ना, वो राफेल में लोडेड रहती है। प्रिसीजन गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल्स भी इसके अंदर लोडेड रहती हैं। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग राफेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब MHA ने कहा है स्टेट्स टू रजिस्टर मोर FIRs फॉर साइबर क्राइम। जैसा कि मैंने पढ़ा था पीछे, तो बता देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट्स को कहा है कि आप देखो क्या होता है कि साइबर क्राइम्स ज्यादा हो रहे हैं बट FIR उनकी कम लॉन्च की जा रही है। तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया था। एक्चुअली देयर वाज अ पोर्टल फॉर्म्ड जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, www.cybercrime.gov.in नाम से ये पोर्टल है। तो डेटा अवेलेबल जो मिनिस्ट्री के साथ है उसके अकॉर्डिंग ओनली 2.5% ऑफ द टोटल
कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल आर कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। तो 2.5% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स, मतलब कि अगर 100 कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर हो रही हैं तो केवल उसमें 3 ही ऐसी होती हैं जो कि एफआईआर्स में कन्वर्ट होती हैं। मतलब कि केवल 2.5% के आसपास ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जो कि कन्वर्ट होती हैं इनटू एफआईआर पोर्टल में, जबकि ज्यादा जाती हैं। ठीक है ना। एमएचए ऑल्सो एम्स, अब एमएचए का एम क्या है कि एमएचए ने एक और चीज सोची है कि वो साइबर क्राइम वॉलंटियर्स को बनाए। साइबर क्राइम वॉलंटियर्स क्या करेंगे? दे विल फ्लैग द अनलॉफुल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। साइबर क्राइम वॉलंटियर्स विल फ्लैग द अनलॉफुल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। अब यहां पे देखो पोर्टल में 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट हो चुकी हैं, लेकिन एफआईआर जो है वो केवल और केवल आपकी एफआईआर केवल 5000 केसेस में ही आई है। तो 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स, बट एफआईआर केवल 5000 केसेस में आई है। अब कुछ टाइप्स है साइबर क्राइम के, जैसे क्रिप्टो जैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, साइबर एस्पियोनाज, सॉफ्टवेयर पायरेसी, एग्जिट स्कैम, साइबर एक्सटॉर्शन, ये सारे, रैंसमवेयर भी आपका साइबर क्राइम में आएगा। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन हैकिंग, फिशिंग, ये सारे साइबर क्राइम्स ही हैं। क्रिप्टो जैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, साइबर एस्पियोनाज, साइबर सॉफ्टवेयर पायरेसी, एग्जिट स्कैम, साइबर एक्सटॉर्शन, ये सारे हैं दो। इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो साइबर क्राइम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस साइबर क्राइम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला है क्राइम्स इन विच द कंप्यूटिंग डिवाइस इज द टारगेट। ऐसे क्राइम्स जिसमें कंप्यूटिंग डिवाइस टारगेट होता है, जैसे कि टू गेन नेटवर्क एक्सेस वाली जो क्राइम होता है। दूसरा, क्राइम इन विच द कंप्यूटर इज यूज्ड एज अ वेपन। तो ऐसे में जैसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाए, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में आप कंप्यूटर का यूज करते हो यूजिंग एज अ वेपन। तीसरा है क्राइम इन विच द कंप्यूटर इज यूज्ड एज एन एक्सेसरी टू अ क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ कंप्यूटर टू स्टोर इलीगली ऑब्टेन्ड डेटा। जब आप कंप्यूटर को एक एक्सेसरी की तरह यूज करते हो तो इलीगली एज अ डेटा। ठीक है ना। तो ये हो गए 3 तरीके के साइबर क्राइम्स हो गए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कभी आपको साइबर क्राइम्स में लिखने के लिए आया तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का क्लासिफिकेशन भी बता देना, काफी आपको इससे एडवांटेज ही होगा, है ना। आगे जो कुछ और न्यूज है जो हिंदू में नहीं, जैसे कि फिलीपींस इवैक्यूएट्स अ मिलियन पीपल अहेड ऑफ सुपर टाइफून। तो फिलीपींस, मैंने पहले भी आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही टाइफून कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन को हरिकेन बोलते हैं अमेरिका वाले रीजन में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ही विली विलीज बोलते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, टाइफून बोलते हैं जापान, फिलीपींस और इस वाले रीजन में जो ईस्ट एशिया वाला रीजन है। ठीक है ना। और ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे इंडिया तरफ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब वहां पे टाइफून आ रहा है, याद रखिएगा, फिलीपींस वाले रीजन में, जिसका नाम है गोनी। द नेम इज गोनी, सुपर टाइफून गोनी। और एल्बे प्रोविंस है वहां पे लुजोन आइलैंड में, तो वहां पर बेसिकली हिट करेगा। देयर इज अ रिस्क देयर। एल्बे प्रोविंस इन द मेन लुजोन आइलैंड, याद रखिएगा। ठीक है ना। लुजोन आइलैंड, एल्बे प्रोविंस। अब एक न्यूज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखना। अ मोबाइल ऐप फॉर एक्सोटिक प्लांट्स एट द बोटानिकल गार्डन। इंडियन बोटानिकल गार्डन में, इंडियन बोटानिकल गार्डन कहां पर है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन बोलते हैं इसको। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो कि रिवर हुगली पे लोकेटेड है, हुगली रिवर पे लोकेटेड है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन, ये एक ओपन म्यूजियम है जहां पे बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स यहाँ पे इकट्ठे हैं। अब यहाँ पे कुछ पेड़ है। अब ऑथर ने बोला कि प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ पे जितनी वेराइटीज थी उनको कोई जानता ही नहीं था, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा डिजैक्ट ट्री है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐप रिलीज किया गया है जो कि कल्प वृक्ष यानी कि एडेंसोनिया डिजिटाटा है ना, या मैड ट्री जिसको बोलते हैं टेरिगोटा अलाटावार है ना, इरुगैलारिस। तो याद रखिएगा मैड ट्री का पूरा नाम क्या है? टेरिगोटा एलाटा वेरिएंट इरेगुलरिस है ना, इसको भी याद रखिएगा। तो ये ऐप के थ्रू आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और चीज लिखी गई हैं, जैसे लोडोइसिया माल्डिविका, ये एक्सोटिक प्लांट्स है जो कि बाहर से आए हैं। इट इज द कंट्रीज ओनली डबल कोकोनट पाम, लिखा हुआ है लोडोइसिया माल्डिविका विच इज द कंट्रीज ओनली डबल कोकोनट पाम। द ब्रांचिंग पाम, जिसको हाइफने थेबाइका बोलते हैं, द ब्रांचिंग पाम यानी कि हाइफने थेबाइका, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इजिप्ट। सेंचुरी पाम, जिसको कोरीफा
मैक्रोपोडा बोलते हैं, कोरीफा मैक्रोपोडा सेंचुरी पाम है। एंड द जाइंट वाटर लिली जिसको विक्टोरिया अमेजोनिका बोलते हैं, जाइंट वाटर लिली इज विक्टोरिया अमेजोनिका विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम द अमेजोन रिवर। ये सारी वेराइटीज जो है वो एक्सोटिक वेराइटीज हैं और इनको पता करने के लिए वो ऐप बनाया गया है। बनाया किसने है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये ऐप बनाया है और इंडियन बोटानिकल गार्डन जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन है हुगली रिवर पे, वहां पे ये लोकेटेड है। इंडियन बोटानिकल गार्डन में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी है, याद रखिएगा। इंडियन बोटानिकल गार्डन में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी है विच इज इंडियाज बिगेस्ट रिपोजिटरी ऑफ 2 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंस। याद रखिएगा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम विच इज इंडियाज बिगेस्ट रिपोजिटरी ऑफ 2 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंस। ये भी याद रखिएगा। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एक न्यूज और थी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट वॉइड्स द रोशनी एक्ट। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने सैटरडे को डिसाइड किया है टू डिक्लेयर ऑल द एक्शंस टेकन अंडर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 विच वॉज ऑल्सो नोन एज द रोशनी एक्ट। तो याद रखिएगा, रोशनी एक्ट किसे बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, इसको रोशनी एक्ट बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 20 लाख कैनल्स ऑफ लैंड, यूनिट होती है कैनाल, तो 20 लाख कैनल्स ऑफ लैंड वॉज टू बी ट्रांसफर टू द एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स। 20 लाख कैनल्स ऑफ लैंड जो था वो एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स को ट्रांसफर होना था, लेकिन उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने रोशनी एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है और ये डिसाइड किया है कि उनसे वो लैंड ले लेंगे। दे विल बी टेकिंग बैक दैट लैंड फ्रॉम देम। जो ओरिजिनल ऑक्यूपेंट्स है उनसे वो लैंड ले लिया जाएगा। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द हाई कोर्ट ऑर्डर वेयर इट डिक्लेयर्ड द J&K स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 as amended from time to time as unconstitutional and contrary to the law। तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी, जो हाई कोर्ट है उसने ऑलरेडी इस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला हुआ था। तो अब उसको बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट करेगा और रोशनी एक्ट को वॉइड कर देगा और 6 महीने के अंतर्गत जो लैंड्स गए हैं उनको वापस ले लेगा। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा, इट इज द नेशनल पोर्टल ऑफ एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो नेशनल पोर्टल है प्रोजेक्ट एलिफेंट का। सुरक्षा याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट का नेशनल पोर्टल है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन, एक और लास्ट पॉइंट बचा है नाफेड के बारे में। व्हाट इज दिस नाफेड? नाफेड इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को। 2 अक्टूबर 1958 को एस्टैब्लिश हुआ था नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। किसके अंदर रजिस्टर्ड है? अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत लोकेटेड है, सिचुएटेड है, रजिस्टर्ड है एंड वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्ट टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, ये भी याद रखिएगा। एंड एग्रीकल्चरल फार्मर्स आर द मेन मेंबर्स ऑफ द नाफेड। ठीक है ना, एग्रीकल्चरल फार्मर्स आर द मेन मेंबर्स ऑफ द नाफेड। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा 3 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और सेकेंडरी सर्कुलेशन, प्राइमरी सर्कुलेशन, टर्शरी विंड्स, और आपका अरेबियन सी ब्रांच क्यों ज्यादा पावरफुल है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये सब चीजें बताई। फिर मैंने बांग्लादेश का मैप दिखाया जिसमें रंगपुर, राजशाही, ढाका, सिलहट, खुलना, बरिसाल, चिट्टागोंग दिखाया। उसके अलावा आपको गंगा मेघना, गंगा जमुना मिलने के बाद मेघना सिवर सिस्टम दिखाया, न्यू मूर आइलैंड दिखाया, कॉक्स बाजार, चिट्टागोंग, ये सब चीजें दिखाई। राफेल जेट के बारे में बताया, नाफेड के बारे में बताया, और एमएचए ने एफआईआर साइबर क्राइम्स के बारे में क्या बोला है, व्हाट आर साइबर क्राइम्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूएसए का है किस तरीके से डिफाइन करता है, वो सब चीजें बताई। गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में बताया, साइक्लोन टाइफून गोनी के बारे में बताया। फिर बोटानिकल गार्डन के लिए जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में बताया। वेराइटीज बताई जैसे कि लोडोइसिया मालडीविका विच इज द कंट्रीज ओनली डबल कोकोनट पाम, ये सब चीजें बताई मैंने। रोशनी एक्ट बताया, जम्मू कश्मीर का रोशनी एक्ट बताया, सुरक्षा पोर्टल बताया, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स बताया। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।